प्यारे दोस्तों, एक 15 साल की दलित लड़की ने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका जवाब ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पास था और ना ही समाज में आए किसी व्यक्ति के पास था। दोस्तों, आज की कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी विनती। अभी तक आपने शिव के चमत्कार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की वीडियो लाने में हमें बहुत मेहनत लगती है। और दोस्तों, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। चलिए शुरू करते हैं। दरअसल दोस्तों, एक विशाल सभागार में जहां हजारों की भीड़ उत्साह और जिज्ञासा से भरी बैठी थी, एक विशेष समारोह आयोजित किया गया था। यह समारोह था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विद्यार्थियों का संवाद। इस मौके पर कुछ चुनिंदा बच्चों को प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का अवसर दिया गया था। उन बच्चों में से एक थी नीता कुमारी, एक दलित परिवार से आई 15 साल की लड़की। नीता का नाम जब मंच पर पुकारा गया तो सभागार में सन्नाटा छा गया। एक साधारण सी लड़की साड़ी में लिपटी, चेहरे पर मासूमियत लेकिन आंखों में सवालों की चिंगारी लिए मंच पर चढ़ी। उसके सवाल इतने तीखे और गहरे थे कि उन्होंने न केवल सभागार को बल्कि खुद प्रधानमंत्री को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। खासकर उसका आखिरी सवाल, जिसने पूरे माहौल को हिलाकर रख दिया। आइए जानते हैं नीता कुमारी के उन 5 सवालों के बारे में जो उसने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने रखे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा छात्रों के साथ आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कुछ चुनिंदा बच्चों को प्रधानमंत्री से सवाल करने का अवसर मिला। उन चुनिंदा छात्रों में से एक दलित लड़की का नाम आया, जिसका नाम था नीता कुमारी। एक दलित परिवार से आकर प्रधानमंत्री से सवाल पूछने का मौका पाना नीता कुमारी के लिए बेहद सम्मान की बात थी। उसने मंच पर आते ही प्रधानमंत्री के सामने अपने 5 सवाल किए, जिन्होंने पूरे हॉल को हिला दिया। नीता कुमारी के अंतिम सवाल ने वहां मौजूद सभी लोगों सहित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी सोचने पर मजबूर कर दिया और प्रधानमंत्री थोड़े व्यथित हो उठे। आइए जाने नीता कुमारी के उन 5 सवालों के बारे में, विशेषकर 5वें सवाल के बारे में जिसने पूरे सभागार को स्तब्ध कर दिया। तो आइए शुरू करते हैं। उस दलित लड़की नीता कुमारी ने प्रधानमंत्री से अपना पहला सवाल किया। प्रधानमंत्री जी, हम तो मंगल तक जा पहुंचे, लेकिन आज भी कई इलाकों में दलित दूल्हों को घोड़ी चढ़ने की इजाजत नहीं मिलती। यह कब तक चलेगा? हॉल में एकदम शांति छा गई। हजारों लोगों की भीड़ के बीच मंच पर खड़ी थी नीता कुमारी, सिर्फ 15 साल की एक दलित लड़की जिसके चेहरे पर मासूमियत झलक रही थी, लेकिन आंखों में ऐसी जिज्ञासा की चिंगारी कि बड़े बड़े नेता भी ठिठक जाएं। उसकी आवाज में कोई हिचकिचाहट नहीं थी, बस एक स्पष्ट और तेज सवाल जो सीधा मंच पर विराजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंचा। सवाल इतना प्रभावशाली था कि हॉल में लोग आपस में नजरें मिलाने लगे। कुछ ने सांसें थाम ली, सोचते हुए कि अब क्या उत्तर आएगा। नीता ने अपनी बात को और विस्तार देते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, हम मंगल ग्रह पर मिशन भेज चुके हैं, चंद्रमा पर हमारा झंडा फहरा चुके हैं, दुनिया हमें महाशक्ति मानती है, लेकिन मेरे गांव में, मेरे समुदाय में आज भी दलित दूल्हे को घोड़ी पर बैठने से मना किया जाता है। लोग इसे अपनी रिवाज बताते हैं, लेकिन क्या यह रिवाज हमें पिछड़ा नहीं बना रहा? क्या यह करोड़ों लोगों की गरिमा का अपमान नहीं? यह कब सुधरेगा और कैसे सुधरेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने माइक्रोफोन की ओर झुककर अपनी विशिष्ट, शांत लेकिन मजबूत मुस्कान के साथ नीता की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक क्षण के लिए सराहना की झलक दिखी, जैसे वे इस छोटी सी बच्ची की बहादुरी को सम्मान दे रहे हो। उन्होंने गहरी सांस ली और धीमे लेकिन साफ शब्दों में बोलना आरंभ किया। नीता बेटी, सबसे पहले मैं तुम्हारी साहस की सराहना करता हूं। इतनी कम उम्र में इतने बड़े मंच पर इतना महत्वपूर्ण सवाल उठाना कोई मामूली बात नहीं। तुम्हारा सवाल मात्र एक प्रश्न नहीं, बल्कि एक ऐसी वास्तविकता है जिसे हमें मानना पड़ेगा और उसका हल निकालना पड़ेगा। यह सही है कि हम मंगल तक पहुंच गए, चंद्रमा पर अपनी पहचान बनाई, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे समाज में कुछ ऐसी पुरानी बुराइयां बची हैं जो हमें लज्जित करती हैं। तुमने दलित दूल्हे की बात उठाई। यह सिर्फ घोड़ी चढ़ने की नहीं, बल्कि इंसान की इज्जत की बात है, समानता की बात है और सबसे बड़ी तो मानवता की बात है। मोदी जी ने हॉल की ओर नजर डाली।
जैसे वे हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हो। मैं तुमसे और यहां उपस्थित हर युवा से कहना चाहता हूं कि बदलाव रातों रात नहीं आता, लेकिन बदलाव की शुरुआत होती है एक आवाज से, एक सवाल से, और आज नीता तुमने वह आवाज बुलंद की है। मैं स्वीकार करता हूं कि दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोकना गलत है। यह उन मूल्यों के विरुद्ध है जो हमारा संविधान, हमारा राष्ट्र और हमारी असली संस्कृति हमें सिखाती है। बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया जो हर व्यक्ति को समान अधिकार देता है, लेकिन संविधान को कागज से जीवन में उतारना हम सबका दायित्व है। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा, जैसे वह जवाब से प्रभावित तो हुई, लेकिन अभी और जानना चाहती थी। मोदी जी ने अपनी बात जारी रखी। देखो नीता, मैं यह नहीं कहूंगा कि सभी समस्याएं खत्म हो चुकी हैं, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि हम इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार ने दलित और पिछड़े वर्गों के लिए कई कदम उठाए हैं, चाहे स्टैंड अप इंडिया हो, मुद्रा योजना हो या शिक्षा और छात्रवृत्ति के प्रयास हो। लेकिन यह केवल सरकार का काम नहीं, समाज को बदलना होगा, और समाज तभी बदलेगा जब तुम जैसे युवा जो अभी स्कूल में हैं, जो सपने संजो रहे हैं, आगे आकर ऐसी बुराइयों को चुनौती देंगे। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक छोटी घटना सुनाता हूं। जब मैं गुजरात में था, तब एक गांव में मुझे पता चला कि एक दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोका गया। मैंने गांव वालों से चर्चा की। मैंने उनसे पूछा, क्या तुम अपने बच्चों को यही सिखाओगे कि इंसान को इंसान से छोटा समझा जाए? उस दिन न केवल वह दूल्हा घोड़ी पर सवार हुआ, बल्कि गांव वालों ने मिलकर उसकी बारात में खुशी से भाग लिया। यह छोटी सी घटना थी, लेकिन इसने साबित किया कि परिवर्तन मुमकिन है अगर हम सब साथ मिलकर प्रयास करें। मोदी जी ने अब थोड़ा सख्त लहजे में कहा, लेकिन नीता, मैं यह भी मानता हूं कि ऐसी घटनाएं आज भी घट रही हैं। इसके लिए हमें और कड़े कदम उठाने होंगे। मैं यहां से प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसी प्रथाओं के खिलाफ कानूनों को और मजबूत बनाएगी। हमारा प्रशासन, पुलिस और पंचायतें सबको अधिक संवेदनशील बनाई जाएंगी। लेकिन इसके साथ ही हमें समाज में जागृति फैलानी होगी। स्कूलों में, गांवों में, मोहल्लों में हमें बच्चों को बताना होगा कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके काम और उसके सपनों से होती है। हॉल में तालियां बज उठी। नीता की आंखों में एक चमक थी, लेकिन वह अभी भी कुछ और बोलना चाहती लग रही थी। उसने माइक्रोफोन को फिर से अपनी ओर खींचा और कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने अच्छी बातें कही, लेकिन मेरे गांव में लोग कहते हैं कि यह हमारी परंपरा है। वे इसे बदलना नहीं चाहते। आप ऐसे लोगों को क्या संदेश देंगे? मोदी जी ने एक पल विचार किया, फिर मुस्कुराते हुए बोले, नीता, परंपरा वो नहीं जो हमें विभाजित करे, परंपरा वह है जो हमें एकजुट करे। अगर कोई कहता है कि दलित दूल्हे को घोड़ी चढ़ने से रोकना परंपरा है, तो मैं कहता हूं यह परंपरा नहीं, कुरीति है, और कुरीतियों को तोड़ना हमारा फर्ज है। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को दूसरों के साथ ऐसा व्यवहार करने की सलाह दोगे? अगर नहीं, तो फिर यह प्रथा क्यों जारी रखनी है? उन्होंने हॉल की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर युवा से, खासकर तुम जैसे बच्चों से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारा साहस, तुम्हारे सवाल यही इस देश को बदलेंगे। नीता जैसी बेटियां जब सवाल उठाती हैं, तो वह सिर्फ सवाल नहीं उठाती, वह एक नई दिशा देती हैं। मैं तुम सबसे कहता हूं, जाओ अपने स्कूल में, अपने मित्रों में, अपने गांव में इस बदलाव की अलख जगाओ। बताओ कि हमारा भारत वह भारत है जहां हर इंसान को समान सम्मान मिले। नीता ने एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा संतोष और मजबूत इरादे से चमक रहा था। हॉल में फिर तालियां गूंजी, लेकिन इस बार वह तालियां ना सिर्फ मोदी जी के लिए थी, बल्कि इस 15 साल की लड़की की बहादुरी के लिए भी थी। पहला सवाल समाप्त हुआ, लेकिन अभी 4 और सवाल शेष थे। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। नीता कुमारी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपना दूसरा सवाल किया, अगर कोई बच्चा जातिवाद का शिकार हो रहा हो, तो आप उसे क्या कहेंगे? चुप रहो या लड़ो? हॉल में तालियों की गूंज अभी रुकी ही थी कि नीता कुमारी ने माइक्रोफोन को फिर से अपनी ओर खींचा। 15 साल की इस दलित लड़की की आंखों में एक विशेष चमक थी, जैसे वह न सिर्फ खुद के लिए बल्कि उन असंख्य बच्चों के लिए बोल रही हो जो रोज जातिवाद का दर्द सहते हैं।
उसकी आवाज में वही तेज था, लेकिन इस बार एक गहन भावुकता भी थी, जैसे वह अपने अनुभवों का भार लिए खड़ी हो। उसने सवाल किया, प्रधानमंत्री जी, अगर कोई बच्चा जो स्कूल में, गांव में या कहीं और जातिवाद का सामना कर रहा हो, लोग उसे ताने देते हो, उसे छोटा समझते हो, तो आप उस बच्चे को क्या सलाह देंगे? चुप रहो और सहन करो या आवाज उठाओ और बदलाव लाओ? हॉल में फिर से शांति छा गई। नीता का सवाल इतना सरल और गहरा था कि हर कोई एक पल के लिए अपने बचपन की यादों में खो गया। उन क्षणों को याद करने लगा जब शायद उन्होंने भी किसी न किसी भेदभाव को देखा या सहा हो। मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहन भाव था, जैसे वे इस सवाल की संवेदना को समझ रहे हो। उन्होंने माइक्रोफोन को थोड़ा निकट किया और अपनी शांत, लिए मजबूत आवाज में बोलना शुरू किया। नीता बेटी, तुमने जो सवाल किया है वह हर उस बच्चे की पुकार है जो आज भी अपने मन में यह पीड़ा लिए जी रहा है। मैं सबसे पहले तुम्हारी बहादुरी की फिर से प्रशंसा करूंगा, क्योंकि इतनी कम उम्र में इस प्रकार का सवाल उठाना दिखाता है कि तुम सिर्फ खुद के लिए नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के लिए नहीं, बल्कि लाखों बच्चों के लिए बोल रही हो। तुम्हारा सवाल सुनकर मुझे अपने बचपन की एक घटना याद आई। मैं एक छोटे गांव में पला बढ़ा, जहां कई बार छोटी बातों पर लोगों में अंतर किया जाता था। उस वक्त मैंने भी देखा कि कैसे कुछ बच्चे सिर्फ अपने नाम या परिवार की वजह से अलग खलग हो जाते थे। यह दर्द मुझे मालूम है। मोदी जी ने एक पल ठहर कर हॉल की ओर देखा, जैसे वे हर व्यक्ति को, मैं उस बच्चे से जो जातिवाद सह रहा है यही कहूंगा, चुप मत रहना। तुम्हारी आवाज, तुम्हारा आत्मविश्वास, तुम्हारा साहस यही समाज को सुधारेगा। लेकिन साथ ही मैं यह भी कहूंगा कि बदलाव का मार्ग सरल नहीं होता। जब तुम बोलोगे तो कुछ लोग तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे, लेकिन याद रखो, तुम अकेले नहीं। तुम्हारे साथ तुम्हारा सच है, तुम्हारा हक है, और सबसे महत्वपूर्ण, तुम्हारे साथ देश का संविधान है जो तुम्हें समानता का अधिकार देता है। नीता ने माइक्रोफोन को और मजबूती से पकड़ा, जैसे वह जवाब सुनकर कुछ विचार कर रही हो। मोदी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। मैं उस बच्चे से कहूंगा, अपने सपनों को कभी मत त्यागो। अगर कोई तुम्हें छोटा दिखाए तो उसे अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपने हुनर से उत्तर दो। मैंने देखा है कि जब एक बच्चा अपनी पढ़ाई में, खेल में या कला में आगे बढ़ता है तो दुनिया उसे उसकी जाति से नहीं, उसके काम से जानती है। लेकिन हाँ, यह भी सत्य है कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी सिर्फ उस बच्चे की नहीं, ये हम सबकी है, मेरी, तुम्हारी, यहां बैठे हर इंसान की। उन्होंने अब थोड़ा गंभीर लहजा अपनाया। हमारी सरकार इस दिशा में कई कदम उठा रही है। स्कूलों में हमने बच्चों को जातिवाद के विरुद्ध जागरूक करने के विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं। हमारी शिक्षा नीति में यह शामिल है कि बच्चों को न सिर्फ किताबी ज्ञान मिले, बल्कि समानता, भाईचारा और मानवता के मूल्य भी सिखाए जाएं। हमने दलित और पिछड़े बच्चों के लिए छात्रवृत्ति योजनाएं बढ़ाई हैं, ताकि कोई बच्चा अपनी पृष्ठभूमि की वजह से पिछड़ ना जाए। लेकिन मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कानून और योजनाएं अकेली पर्याप्त नहीं, हमें अपने दिलों को बदलना होगा। हॉल में बैठे लोग अब पूर्ण ध्यान से सुन रहे थे। मोदी जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, नीता, मैं तुम्हें एक और बात बताता हूं। कुछ वर्ष पहले मैं एक स्कूल गया था। वहां एक बच्चे ने मुझसे कहा कि उसके साथी उसे उसके उपनाम की वजह से चिढ़ाते हैं। मैंने उस बच्चे से कहा, तुम अपने उपनाम को अपनी शक्ति बनाओ, यह तुम्हारी पहचान है, इसे गर्व से अपनाओ और अपने साथियों को दिखाओ कि तुम उनसे कम नहीं। आज वह बच्चा अपने स्कूल का सर्वश्रेष्ठ छात्र है और वही साथी आज उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलते हैं। यह छोटी सी कहानी बताती है कि परिवर्तन संभव है। नीता ने फिर माइक्रोफोन उठाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन कई बार बच्चे भयभीत हो जाते हैं। वे सोचते हैं कि अगर वे बोलेंगे तो लोग और बुरा व्यवहार करेंगे। ऐसे में वे क्या करें? मोदी जी ने उत्तर दिया, बेटी, भय को खुद पर हावी मत होने दो। अगर कोई तुम्हें छोटा दिखाए तो अपने शिक्षक, माता पिता या मित्रों से बात करो, और अगर कोई सुनने को तैयार ना हो तो आज का भारत तुम्हारे साथ है। हमारे पास कानून है, हेल्पलाइन है और संस्थाएं हैं जो तुम्हारी सहायता करेंगी। मैं यहां से प्रतिज्ञा करता हूं कि हम स्कूलों में ऐसी व्यवस्था को
और मजबूत बनाएंगे, जहां हर बच्चा सुरक्षित महसूस करे और अपनी बात बिना डर के कह सके। उन्होंने हॉल की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से, खासकर शिक्षकों और अभिभावकों से कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को सिखाएं कि वे किसी को छोटा ना समझे, और अगर कोई बच्चा जातिवाद सह रहा हो तो उसका साथ दें, उसे हौसला देनी था। जैसे बच्चे हमें दिखाते हैं कि नई पीढ़ी में वह शक्ति है जो इस देश को बदल सकती है। मैं तुम सबसे कहता हूं, इन बच्चों की आवाज को दबने मत दो, इनके सवालों को प्रोत्साहित करो, यही हमारा नया भारत है। हॉल में तालियां गूंज उठी। नीता की आंखों में संतोष था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह अभी और सवाल करने को तैयार है। दूसरा सवाल समाप्त हुआ और अब तीसरे सवाल की बारी थी। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। नीता कुमारी ने अपने तीसरे सवाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछा, अगर जातिवाद समाप्त हो गया है तो सरकारी दस्तावेजों में जाति क्यों लिखवानी पड़ती है? हॉल में तालियों की गूंज अभी थमी नहीं थी कि नीता कुमारी ने फिर माइक्रोफोन को अपनी ओर खींचा। 15 साल की इस दलित लड़की की आवाज में अब तक का सबसे तेज सवाल था, जो सीधे सिस्टम पर प्रहार कर रहा था। उसकी आंखों में एक उत्सुकता थी, लेकिन साथ ही एक गहन दुविधा भी, जैसे वह इस सवाल के जवाब को वाकई समझना चाहती हो। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और कहा, प्रधानमंत्री जी, हम सुनते हैं कि जातिवाद अब खत्म हो चुका है, कि हमारा समाज अब समानता की राह पर है। लेकिन अगर यह सत्य है तो हर सरकारी दस्तावेज में, चाहे स्कूल का फॉर्म हो, नौकरी का आवेदन हो या कोई अन्य कागज, हमें अपनी जाति क्यों लिखनी पड़ती है? क्या यह हमें बार बार हमारी जाति की याद नहीं दिलाता? क्या यह खुद में एक भेदभाव नहीं? सवाल इतना गहन था कि हॉल में एक पल के लिए शांति छा गई। नीता का सवाल सिर्फ एक प्रश्न नहीं था, यह एक ऐसी सच्चाई को सामने ला रहा था जो हर उस व्यक्ति ने अनुभव की थी जिसने कभी सरकारी फॉर्म भरा हो। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया, जैसे वे भी इस सवाल के उत्तर का इंतजार कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहन समझ थी, जैसे वे इस सवाल की जटिलता को पूरी तरह ग्रहण कर रहे हो। उन्होंने माइक्रोफोन को थोड़ा निकट किया और अपनी शांत, नीता बेटी, तुमने एक ऐसा सवाल उठाया है जो दिखाता है कि तुम सिर्फ अपनी आसपास की दुनिया को देखती नहीं, बल्कि उसे समझने और सुधारने की कोशिश भी करती हो। तुम्हारा सवाल बहुत गहरा है और मैं इसका उत्तर पूरी ईमानदारी से देना चाहता हूं। उन्होंने एक पल रुककर हॉल की ओर देखा, जैसे वे हर व्यक्ति को अपनी बात का हिस्सा बनाना चाहते हो। सबसे पहले मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारा सवाल पूरी तरह जायज है। यह सही है कि जब हम बार बार जाति का उल्लेख करते हैं तो वह हमें उस भेदभाव की याद दिलाता है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। लेकिन मैं तुम्हें इस सवाल के पीछे की वास्तविकता बताना चाहता हूं। सरकार दस्तावेजों में जाति का उल्लेख इसलिए होता है क्योंकि हमारा समाज अभी पूरी तरह उस समानता तक नहीं पहुंचा है जिसका सपना बाबा साहेब आम्बेडकर ने देखा था। आज भी हमारे देश में कुछ वर्ग ऐसे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हैं, और इन वर्गों को आगे लाने के लिए हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है, ताकि हम उन्हें वे अवसर दे सकें जो उन्हें समानता का हक दिलाएं। मोदी जी ने अपनी बात को और स्पष्ट किया। देखो नीता, यह जो दस्तावेजों में जाति लिखने की बात है, यह कोई भेदभाव बढ़ाने के लिए नहीं। यह एक साधन है, एक माध्यम है जिसके जरिए हम उन लोगों तक सहायता पहुंचाते हैं जिन्हें समाज ने सदियों तक पिछड़ा रखा। हमारी सरकार ने अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति और अन्य, चाहे छात्रवृत्ति हो, नौकरियों में आरक्षण हो या उद्यमिता के लिए स्टैंड अप इंडिया जैसी स्कीम हो, लेकिन इन योजनाओं का लाभ सही हाथों तक पहुंचे, इसके लिए हमें उनकी पहचान करनी पड़ती है। और यही कारण है कि सरकारी फॉर्म में जाति का कॉलम होता है। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा, जैसे वह जवाब सुनकर और पूछना चाहती हो। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन क्या यह तरीका हमें हमेशा जाति की याद नहीं दिलाता? क्या कभी ऐसा समय आएगा जब हमें यह कॉलम हटाना पड़े? मोदी जी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, नीता, तुमने सही पकड़ा।
मेरा भी सपना है कि एक दिन ऐसा आए जब किसी फॉर्म में जाति लिखने की आवश्यकता ही ना पड़े, जब हर इंसान की पहचान सिर्फ उसका नाम हो, उसका काम हो, उसके सपने हो। लेकिन यह सपना तभी साकार होगा जब हमारा समाज पूरी तरह समानता की ओर बढ़ेगा, और इसके लिए हमें दो काम करने होंगे। पहला, उन वर्गों को इतना सशक्त बनाना कि वे बाकी समाज के साथ बराबरी से खड़े हो सके, और दूसरा, अपने मन से जातिवाद की भावना को पूरी तरह मिटाना। उन्होंने एक छोटी घटना साझा की। मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक गांव में गया था जहां एक स्कूल में बच्चों को फॉर्म भरवाए जा रहे थे। एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मुझे अपनी जाति क्यों लिखनी पड़ती है? मैंने उससे कहा, बेटा, यह इसलिए लिखनी पड़ती है ताकि तुम्हें वह छात्रवृत्ति मिल सके जो तुम्हें बेहतर शिक्षा दे। लेकिन मैं प्रतिज्ञा करता हूं, तुम पढ़ लिख कर इतना आगे बढ़ो कि एक दिन तुम्हारी पहचान तुम्हारी योग्यता हो, तुम्हारा हुनर हो। आज वह बच्चा एक इंजीनियर है और उसने मुझे पत्र लिखकर बताया कि अब उसे अपनी जाति नहीं, अपने काम पर गर्व है। मोदी जी ने अब गंभीर लहजे में कहा, लेकिन नीता, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि यह प्रक्रिया पूर्ण रूप से सही नहीं। कई बार लोग इस सिस्टम का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए हमारी सरकार इस दिशा में सुधार कर रही है। हम डिजिटल इंडिया के तहत ऐसे सिस्टम विकसित कर रहे हैं जहां जरूरतमंदों की पहचान उनकी आर्थिक स्थिति, उनकी आवश्यकताओं के आधार पर होना, कि सिर्फ जाति के आधार पर। हम चाहते हैं कि भविष्य में सहायता का आधार सिर्फ जरूरत हो, ना कि जाति। लेकिन इसके लिए समाज को भी तैयार होना पड़ेगा। हॉल में तालियां गूंज उठी। नीता की आंखों में एक चमक थी, जैसे वह जवाब से प्रभावित हो, लेकिन अभी भी और सवाल करने को तैयार हो। मोदी जी ने हॉल की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर युवा से कहना चाहता हूं, नीता जैसे सवाल हमें विचार करने पर विवश करते हैं। यह सवाल हमें याद दिलाते हैं कि हमारा कार्य अभी अधूरा है। मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने स्कूलों में, अपने गांवों में, अपने मित्रों के बीच समानता की बात फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत है जहां हर इंसान की पहचान उसके सपनों से होना, कि उसके जन्म से होना, कि उसके जन्म से। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा और अगले सवाल की ओर बढ़ी। हॉल में उत्साह और जिज्ञासा का वातावरण था। हर कोई अब अगले सवाल का इंतजार कर रहा था। अब नीता कुमारी ने अपने चौथे सवाल में प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या आप मानेंगे कि जाति पूछना और जाति पर आधारित भेदभाव को अपराध घोषित किया जाना चाहिए? हॉल में एक बार फिर शांति छा गई। नीता कुमारी 15 साल की वह दलित लड़की, जिसके सवाल अब तक हर किसी के मन को छू चुके थे, ने माइक्रोफोन को और मजबूती से पकड़ा। उसकी आवाज में ना सिर्फ जिज्ञासा थी, बल्कि एक गहन मांग थी। एक ऐसी मांग जो समाज की गहरी जड़ों में बसी सोच को चुनौती दे रही थी। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और सवाल किया, प्रधानमंत्री जी, अगर हम वाकई एक समान समाज चाहते हैं, तो क्या आप कहेंगे कि किसी की जाति पूछना और जाति के आधार पर भेदभाव करना एक अपराध होना चाहिए? क्या ऐसा कानून बन सकता है जो इसे पूरी तरह रोक दे? सवाल इतना सरल और तेज था कि हॉल में बैठे लोग एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। नीता का सवाल ना सिर्फ सिस्टम पर सवाल उठा रहा था, बल्कि उस सोच पर भी हमला कर रहा था जो रोजमर्रा की जिंदगी में भेदभाव को सामान्य मान लेती है। कुछ लोग सिर हिलाने लगे, कुछ ने एक दूसरे की ओर देखा, जैसे वे इस सवाल के उत्तर का इंतजार कर रहे हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहन संवेदना थी, जैसे वे इस सवाल की गंभीरता को पूरी तरह महसूस कर रहे हो। उन्होंने माइक्रोफोन को थोड़ा निकट किया और अपनी शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोलना शुरू किया। नीता बेटी, तुमने आज फिर एक ऐसा सवाल उठाया है जो ना सिर्फ मुझे बल्कि यहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर विवश करता है। तुम्हारी बात पूरी तरह सही है। जाति पूछना और जाति के आधार पर भेदभाव करना ना सिर्फ गलत है, बल्कि यह हमारे समाज के लिए एक कलंक है। मैं तुम्हारे सवाल का उत्तर पूरी ईमानदारी और स्पष्टता से देना चाहता हूं। उन्होंने हॉल की ओर देखा, जैसे वे हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हो। मैं कहना चाहता हूं कि जाति के आधार पर भेदभाव करना ना सिर्फ अनैतिक है, बल्कि यह हमारे संविधान के बुनियादी सिद्धांतों के खिलाफ है।
बाबा साहेब आम्बेडकर ने हमें ऐसा संविधान दिया जो हर इंसान को समानता का हक देता है, और मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं, जाति के आधार पर भेदभाव करना एक सामाजिक अपराध है। हमारे पास पहले से ही ऐसे कानून हैं, जैसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जो इस तरह के भेदभाव और अत्याचार को रोकने के लिए बने हैं। लेकिन तुम्हारा सवाल इससे आगे जाता है। तुम पूछ रही हो कि क्या जाति पूछना ही अपराध होना चाहिए, और इस पर मैं गंभीरता से विचार करना चाहता हूं। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से पकड़े रखा, जैसे वह जवाब सुनकर और जानना चाहती हो। मोदी जी ने अपनी बात आगे बढ़ाई। देखो नीता, यह सही है कि जब हम बार बार जाति पूछते हैं तो वह एक तरह से हमें उस भेदभाव की याद दिलाता है जिसे हम मिटाना चाहते हैं। लेकिन साथ ही, जैसा मैंने पहले कहा, कुछ मामलों में जाति की जानकारी इसलिए ली जाती है ताकि हम उन वर्गों तक मदद पहुंचा सकें जो अभी भी सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। लेकिन तुम्हारा सवाल जायज है। क्या हमें ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जहां जाति पूछने की जरूरत ही ना पड़े, और क्या ऐसा कानून बन सकता है जो इसे पूरी तरह रोक दे? मैं कहता हूं, हां, हमें इस दिशा में सोचना होगा। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मैं तुम्हें एक प्रसंग बताता हूं। कुछ साल पहले मैं एक गांव में गया था। वहां एक स्कूल के बच्चे आपस में खेल रहे थे। मैंने देखा कि वे बच्चे एक दूसरे को उनके नाम से बुलाते थे, ना कि जाति से। लेकिन जब फॉर्म भरने का वक्त आया तो एक बच्चे ने मुझसे पूछा, मुझे अपनी जाति क्यों बतानी पड़ती है? मैंने उससे कहा, बेटा, अभी यह इसलिए जरूरी है ताकि तुम्हें वह मदद मिले जो तुम्हारे सपनों को साकार करें। लेकिन मैं सपना देखता हूं कि एक दिन तुम्हें सिर्फ तुम्हारा नाम बताना पड़ेगा। आज वह बच्चा कॉलेज में पढ़ रहा है और उसने मुझे बताया कि वह अपने मित्रों के बीच सिर्फ अपने नाम से जाना जाता है। यह छोटी सी बात दिखाती है कि परिवर्तन संभव है। मोदी जी ने अब गंभीर लहजे में कहा, लेकिन नीता, मैं यह भी स्वीकार करता हूं कि कानून अकेले समाज को नहीं बदल सकते। हमारे पास पहले से कई कानून हैं जो भेदभाव रोकते हैं। लेकिन असली बदलाव तब आएगा जब हम अपने मन से जातिवाद की भावना को निकाल देंगे। मैं यहां से प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में और सख्त कदम उठाएगी। हम ऐसे कानूनों और नीतियों पर काम करेंगे जो न सिर्फ भेदभाव रोके बल्कि समाज में जागरूकता फैलाए। हम स्कूलों में, कॉलेजों में और गांवों में ऐसी शिक्षा को बढ़ावा देंगे जो बच्चों को सिखाए कि इंसान की पहचान उसकी जाति से नहीं, उसके कर्म से होती है। नीता ने फिर माइक्रोफोन उठाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन कई बार लोग खुलेआम जाति पूछते हैं, नौकरी में, विवाह में, यहां तक कि दोस्ती में भी। और अगर कोई इनकार करे तो उसे ताने सुनने पड़ते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे? मोदी जी ने उत्तर दिया, नीता, ऐसे लोगों से मैं यही कहूंगा, अपने दिल पर हाथ रखकर सोचो। क्या तुम अपने बच्चों को यही सिखाना चाहते हो कि वे किसी को उसकी जाति से आंखें? अगर नहीं तो फिर यह सोच क्यों जारी रखनी है? मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, जाति पूछना बंद करो। किसी का सम्मान उसके जन्म से नहीं, उसके काम से, उसके व्यवहार से, उसके सपनों से करो। और अगर कोई भेदभाव करता है तो उसका विरोध करो। कानून तुम्हारे साथ है और हमारा समाज भी धीरे धीरे बदल रहा है। उन्होंने हॉल की ओर देखते हुए कहा, मैं नीता जैसे युवाओं से कहना चाहता हूं, तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सवाल यही इस देश को बदलेंगे। तुम जैसे बच्चे जब ऐसी बातें उठाते हैं तो वे समाज को आईना दिखाते हैं। मैं तुम सबसे कहता हूं, अपने स्कूलों में, अपने गांवों में, अपने मित्रों के बीच समानता की बात फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत वह भारत है जहां हर इंसान का सम्मान हो। हॉल में तालियां गूंज उठी। नीता की आंखों में संतोष था, लेकिन उसका चेहरा बता रहा था कि वह अभी भी और सवाल पूछने को तैयार है। चौथा सवाल समाप्त हुआ और अब अंतिम सवाल की बारी थी। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से थामा और अगले तथा आखिरी सवाल की ओर बढ़ी। अब नीता कुमारी ने अपने अंतिम और सबसे तेज सवाल में प्रधानमंत्री से पूछा, प्रधानमंत्री जी, क्या द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर में इसलिए नहीं आमंत्रित किया गया क्योंकि वे आदिवासी समुदाय से हैं? हॉल में एक गहन खामोशी फैल गई। नीता
कुमारी 15 साल की वह दलित लड़की जिसके 4 सवाल पहले ही हॉल को हिला चुके थे, ने अब तक का सबसे तेज और विवादित सवाल किया। उसकी आवाज में वही मासूमियत थी, लेकिन साथ ही एक गहन उत्सुकता और समाज की गलत धारणाओं को चुनौती देने की हिम्मत भी। उसने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और कहा, प्रधानमंत्री जी, जब अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ तो पूरे देश ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण माना। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को वहां इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे आदिवासी समुदाय से हैं। क्या यह सत्य है? और अगर नहीं तो ऐसी अफवाहें क्यों फैलाई जाती हैं? सवाल इतना संवेदनशील और महत्वपूर्ण था कि हॉल में सन्नाटा पसर गया। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सांसें थाम ली, सोचते हुए कि अब क्या उत्तर आएगा। नीता का सवाल ना सिर्फ एक घटना से जुड़ा था, बल्कि यह उन गहन सामाजिक धारणाओं पर प्रहार कर रहा था जो समाज में अभी भी विद्यमान थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भौहें एक पल के लिए सिकुड़ी। उनकी आंखों में एक चमक थी, लेकिन इस बार वह चमक व्यथा और मजबूत इरादे की थी। उन्होंने माइक्रोफोन को निकट किया और उनकी आवाज में एक असाधारण तेजी थी। नीता बेटी, उन्होंने आरंभ किया, लेकिन उनकी आवाज में एक गहन नाराजगी थी जो स्पष्ट रूप से उन लोगों के लिए थी जिन्होंने ऐसी अफवाहें उड़ाई थी। तुमने जो सवाल किया है वह बहुत गंभीर है, लेकिन मैं सबसे पहले स्पष्ट करना चाहता हूं कि मैं तुम पर कतई नाराज नहीं हूं। तुमने जो पूछा वह एक बच्चे की सच्ची जिज्ञासा है और मैं तुम्हारी बहादुरी की सराहना करता हूं कि तुमने इतने बड़े मंच पर यह सवाल उठाया। लेकिन मैं नाराज हूं और बहुत नाराज हूं उन लोगों पर जो ऐसी घृणित अफवाहें फैलाते हैं और हमारे देश की एकता को खंडित करने की कोशिश करते हैं। हॉल में एक गहन सांस की ध्वनि सुनाई दी, जैसे लोग उनके गुस्से को महसूस कर रहे हो। मोदी जी ने अपनी आवाज को और तेज करते हुए कहा, यह अफवाह कि द्रौपदी मुर्मू जी को राम मंदिर के उद्घाटन में इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि वे आदिवासी समुदाय से हैं, पूरी तरह झूठी और शर्मनाक है। मैं यहां स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, यह एक सुनियोजित षड्यंत्र था जिसे कुछ लोगों ने फैलाया ताकि हमारे देश की छवि को, हमारी सरकार को और सबसे महत्वपूर्ण हमारे समाज की एकता को कलंकित किया जाए। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति हैं और वे हर भारतीय के लिए गर्व का विषय है। उनके आदिवासी समुदाय से होने का इससे कोई संबंध नहीं। यह अफवाह फैलाने वाले वे लोग हैं जो नहीं चाहते कि भारत एकजुट हो, जो नहीं चाहते कि हम समानता की ओर बढ़े। मोदी जी ने एक पल ठहरकर हॉल की ओर देखा, जैसे वे हर व्यक्ति को अपनी बात की गहराई समझाना चाहते हो। मैं तुम सबको सच्चाई बताता हूं, राम मंदिर का उद्घाटन एक धार्मिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम था जिसे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आयोजित किया था। इस ट्रस्ट ने सभी मेहमानों की सूची तैयार की और इसमें कई महत्वपूर्ण व्यक्तियों को शामिल किया गया। लेकिन यह भी सत्य है कि राष्ट्रपति जी को औपचारिक रूप से आमंत्रित करने में कुछ प्रोटोकॉल और व्यवस्थापकीय कारणों ने बाधा डाली। यह कोई भेदभाव नहीं था, बल्कि एक प्रशासनिक प्रक्रिया थी और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि द्रौपदी मुर्मू जी ने खुद इस कार्यक्रम के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त की थी और वे राम मंदिर के प्रति उतनी ही श्रद्धा रखती हैं जितनी हर भारतीय रखता है। उनका स्वर अब थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसमें वही मजबूती थी। नीता, मैं तुमसे और यहां मौजूद हर युवा से कहना चाहता हूं, ऐसी अफवाहों पर यकीन मत करो। यह वे लोग फैलाते हैं जो हमारे देश को पिछड़ा रखना चाहते हैं। द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। क्या तुम्हें पता है कि उनकी इस उपलब्धि पर पूरा राष्ट्र गर्व करता है? मैंने खुद उनके साथ कई बार चर्चा की है और उनकी सादगी, उनकी बुद्धि और उनके देशभक्ति को देखकर मुझे गर्व होता है। वे सिर्फ आदिवासी समुदाय की नहीं, बल्कि पूरे भारत की बेटी हैं। नीता ने माइक्रोफोन को मजबूती से पकड़ा और कहा, प्रधानमंत्री जी, लेकिन ऐसी अफवाहें बार बार क्यों उड़ती हैं? लोग क्यों ऐसी बातें करते हैं? मोदी जी ने गहरी सांस ली और उत्तर दिया, बेटी, यह एक कटु सच्चाई है। कुछ लोग समाज में विभेद पैदा करना चाहते हैं। वे चाहते हैं कि हम एक दूसरे पर विश्वास ना करें। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, तुम इन अफवाहों से मत घबराओ। तुम जैसे युवा जो सवाल करते हैं, जो सत्य जानना चाहते हैं,
वही इस देश का भविष्य है। मैं यहां से प्रतिज्ञा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसी अफवाहों के खिलाफ खड़े कदम उठाएगी। हम डिजिटल इंडिया के तहत ऐसी व्यवस्थाएं विकसित कर रहे हैं जो गलत सूचनाओं को रोके, लेकिन इसके लिए समाज को भी सजग होना होगा। उन्होंने हॉल की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से कहना चाहता हूं, अगर तुम ऐसी अफवाहें सुनो तो पहले सत्य जांचो। अपने मित्रों, परिवार, स्कूलों में सत्य फैलाओ। बताओ कि हमारा भारत है जहां हर इंसान का सम्मान होता है, चाहे वह किसी भी वर्ग से हो। नीता जैसे सवाल हमें विचार करने पर विवश करते हैं और ये हमें याद दिलाते हैं कि हमें और प्रयास करने हैं। मैं तुम सबसे कहता हूं, आगे बढ़ो, सवाल करो और अपने देश को एकजुट रखो। हॉल में तालियां गूंज उठी। नीता की आंखों में संतोष था, जैसे वह जवाब से प्रभावित हो। उसका चेहरा बता रहा था कि उसने ना सिर्फ अपने सवालों के उत्तर पाए बल्कि एक नई प्रेरणा भी प्राप्त की। 5वां और अंतिम सवाल समाप्त हुआ और हॉल में एक नई ऊर्जा का वातावरण था। नीता ने माइक्रोफोन को धीरे से रखा और मंच पर गर्व से भरी मुस्कान के साथ अपनी सीट की ओर बढ़ी। लेकिन कार्यक्रम अभी जारी था और नीता के सवालों से प्रेरित होकर अन्य छात्र भी अपने मन के प्रश्नों को उठाने को तैयार लग रहे। हॉल में तालियों की गूंज अभी थमी नहीं थी कि नीता कुमारी ने फिर से माइक्रोफोन को अपनी ओर खींचा। 15 साल की इस दलित लड़की ने अपने 5 सवालों से न सिर्फ सभागार को झकझोर दिया था, बल्कि हर किसी के मन में एक नई चेतना जगा दी थी। उसकी आंखों में अभी भी वही जिज्ञासा थी, वही साहस था जो यह बता रहा था कि वह अभी और सवाल पूछने को तैयार है। नीता ने मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर देखा और एक गहरी सांस लेते हुए कहा, प्रधानमंत्री जी, मेरे सवाल अभी खत्म नहीं हुए। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूं। सभागार में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। लोग उत्सुकता से नीता की ओर देखने लगे, यह सोचते हुए कि अब वह क्या पूछने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। उनकी आंखों में नीता के साहस के लिए प्रशंसा साफ झलक रही थी। बेटी नीता, तुम पूछो। उन्होंने कहा, यह मंच तुम जैसे नौजवानों के लिए ही है। तुम्हारी आवाज, तुम्हारे सवाल इस देश का भविष्य तय करेंगे। उनकी आवाज में गर्मजोशी थी, लेकिन साथ ही एक गंभीरता भी, जैसे वे यह जानते हो कि नीता का अगला सवाल भी उतना ही गहरा होगा जितने उसके पिछले सवाल थे। नीता ने माइक्रोफोन को और मजबूती से पकड़ा। उसकी आवाज में अब तक की सबसे गहन भावना थी, जैसे वह ना सिर्फ अपने लिए बल्कि अपने जैसे लाखों लोगों की आवाज बनकर बोल रही हो। उसने कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने कहा कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी हम सबकी है, लेकिन मेरे गांव में, मेरे स्कूल में कई बार ऐसा होता है कि दलित बच्चों को अवसर तो मिलते हैं, मगर लोग उन्हें अपनाने में हिचकते हैं। शिक्षक, दोस्त, पड़ोसी, सबके मन में एक दूरी रहती है। यह दूरी कब खत्म होगी और क्या सरकार ऐसी शिक्षा ला सकती है जो इस दूरी को मिटा दे ताकि हम सब एक दूसरे को सिर्फ इंसान के रूप में देखें? सभागार में एक बार फिर खामोशी छा गई। नीता का यह सवाल ना सिर्फ सामाजिक व्यवहार पर था, बल्कि यह शिक्षा व्यवस्था और समाज की मानसिकता पर भी गहरी चोट करता था। लोग एक दूसरे की ओर देखने लगे। कुछ ने सिर हिलाया जैसे वे इस सवाल के जवाब का इंतजार कर रहे हो। नीता का सवाल उन अंतहे अनुभवों को सामने ला रहा था जो कई बच्चे और उनके परिवार रोज झेलते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नीता की ओर देखा। उनकी आंखों में एक गहरी संवेदनशीलता थी, जैसे वे इस सवाल की गहराई को पूरी तरह समझ रहे हो। उन्होंने माइक्रोफोन को थोड़ा और करीब खींचा और अपनी शांत लेकिन दृढ़ आवाज में बोलना शुरू किया। नीता बेटी, तुमने एक बार फिर ऐसा सवाल पूछा है जो ना सिर्फ मुझे बल्कि यहां मौजूद हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर करता है। तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, अवसर देना ही काफी नहीं है। अगर मन में दूरी बनी रहे, अगर लोग एक दूसरे को अपनाने में हिचके, तो वह समाज सच्ची समानता की ओर तभी नहीं बढ़ सकता। तुम्हारा सवाल उस दूरी को खत्म करने की बात करता है जो सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि दिलों की दूरी है। उन्होंने एक पल रुककर सभागार की ओर देखा, जैसे वे हर व्यक्ति को अपनी बात से जोड़ना चाहते हो। मैं तुमसे और यहां मौजूद हर नौजवान से कहना चाहता हूं कि यह दूरी सिर्फ कानूनों से
योजनाओं से या सरकारी प्रयासों से पूरी तरह खत्म नहीं हो सकती। इसके लिए हमें अपने दिलों को बदलना होगा। लेकिन हां, तुमने शिक्षा की बात की और मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण सुझाव है। शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होनी चाहिए। शिक्षा वह है जो हमें इंसानियत सिखाए, जो हमें एक दूसरे को सम्मान देना सिखाए, जो हमें यह बताए कि हर इंसान की कीमत उसकी जाति से नहीं, उसके सपनों से होती है। मोदी जी ने अपनी बात को और स्पष्ट करते हुए कहा, हमारी सरकार नई शिक्षा नीति के तहत ऐसे कदम उठा रही है जहां बच्चों को बचपन से ही समानता, भाईचारा और एकता के मूल्य सिखाए जाएं। हम चाहते हैं कि स्कूलों में ऐसी कहानियां पढ़ाई जाए, ऐसी गतिविधियां हो जो बच्चों को यह सिखाएं कि हर इंसान बराबर है। हमने शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी विशेष कार्यक्रम शुरू किए हैं ताकि वे बच्चों को यह दूरी मिटाने की प्रेरणा दे सकें। लेकिन नीता, मैं ये भी मानता हूं कि यह काम सिर्फ सरकार का नहीं, यह काम हर शिक्षक, हर माता पिता, हर बच्चे का है। उन्होंने एक छोटी सी कहानी साझा की। मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूं। कुछ साल पहले मैं एक स्कूल में गया था। वहां मैंने देखा कि कुछ बच्चे एक कोने में अकेले खेल रहे थे, जबकि बाकी बच्चे दूसरी ओर। मैंने शिक्षक से पूछा, यह बच्चे अलग क्यों हैं? शिक्षक ने कहा कि वे अलग अलग समुदायों से हैं। मैंने उस शिक्षक से कहा, आप इन बच्चों को खेलने के लिए एक साथ लाइए। अगले दिन जब मैं उस स्कूल में फिर गया तो मैंने देखा कि सारे बच्चे एक साथ हंसते खेलते थे। उस दिन मुझे एहसास हुआ कि बदलाव छोटी छोटी चीजों से शुरू होता है। एक शिक्षक, एक स्कूल, एक खेल का मैदान, यही वह जगह है जहां से हम उस दूरी को मिटा सकते हैं। मोदी जी ने अब गंभीर स्वर में कहा, नीता, मैं तुमसे और यहां मौजूद हर व्यक्ति से वादा करता हूं कि हमारी सरकार इस दिशा में और तेजी से काम करेगी। हम स्कूलों में ऐसी गतिविधियां बढ़ाएंगे जहां बच्चे एक दूसरे के साथ मिलकर काम करें, एक दूसरे को समझें। हम ऐसी किताबें और कहानियां लाएंगे जो बच्चों को बराबरी का पाठ पढ़ाएं। लेकिन इसके साथ साथ मैं तुम जैसे नौजवानों से कहना चाहता हूं कि तुम भी इस बदलाव का हिस्सा बनो। अपने स्कूल में, अपने गांव में जब भी तुम ऐसी दूरी देखो, उसे मिटाने की कोशिश करो। अपने दोस्तों को बताओ कि हमारा भारत है जहां हर इंसान का सम्मान हो। सभागार में तालियां फिर से गूंज उठी। नीता की आंखों में एक नई चमक थी, जैसे वह जवाब से ना सिर्फ संतुष्ट हो बल्कि और प्रेरित भी हो। उसने माइक्रोफोन को फिर से उठाया और कहा, प्रधानमंत्री जी, आपने बहुत अच्छी बातें कही, लेकिन कई बार हमें लगता है कि बड़े लोग जो समाज में ऊंचे पदों पर हैं, वे भी इस दूरी को बढ़ावा देते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी जी ने एक पल सोचा, फिर मुस्कुराते हुए बोले, नीता, तुमने फिर से एक बहुत जरूरी सवाल उठाया। मैं उन लोगों से जो समाज में प्रभावशाली हैं, यही कहूंगा कि तुम्हारी जिम्मेदारी सबसे बड़ी है। अगर तुम ऊंचे पद पर हो, अगर तुम्हारी बात लोग सुनते हैं, तो तुम्हारा फर्ज है कि तुम बराबरी की मिसाल बनो। अपने व्यवहार से, अपने शब्दों से, अपने काम से यह दिखाओ कि भारत का भविष्य एकता में है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को यह सिखाओ कि इंसान को इंसान से अलग करने वाली कोई दीवार नहीं होनी चाहिए। उन्होंने सभागार की ओर देखते हुए कहा, मैं यहां मौजूद हर व्यक्ति से, खासकर उन लोगों से जो समाज में नेतृत्व करते हैं, कहना चाहता हूं, नीता जैसे बच्चों की आवाज को सुनो, उनके सवालों को समझो। ये बच्चे हमारे देश का भविष्य है। इनके सवाल हमें यह याद दिलाते हैं कि हमें अभी बहुत कुछ करना है। मैं तुम सबसे कहता हूं, इन बच्चों को हौसला दो, इनके सवालों को प्रोत्साहित करो, क्योंकि यही हमारा नया भारत है। हॉल में तालियां फिर से गूंज उठी। नीता का चेहरा संतोष और दृढ़ संकल्प से चमक रहा था। उसने माइक्रोफोन को धीरे से रखा, लेकिन उसकी आंखें बता रही थी कि वह अभी और सवालों के साथ तैयार है। सभागार में एक नई ऊर्जा का माहौल था। नीता के सवालों ने न सिर्फ प्रधानमंत्री को बल्कि हर व्यक्ति को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि समाज को बदलने की जिम्मेदारी हर किसी की है। कार्यक्रम अभी जारी था और नीता के सवालों से प्रेरित होकर अन्य छात्र भी अपने प्रश्न उठाने को उत्साहित दिख रहे थे। सभागार में तालियों की गूंज अभी थमी नहीं थी और नीता कुमारी का साहस हर किसी के दिल को छू चुका था।
15 साल की इस दलित लड़की ने अपने सवालों से ना केवल मंच पर बैठे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रभावित किया, बल्कि पूरे हॉल में मौजूद हजारों लोगों के मन में एक नई चेतना जगा दी थी। नीता ने माइक्रोफोन को धीरे से रखा, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी एक ज्वलंत जिज्ञासा थी, जैसे वह और सवाल पूछने को तैयार हो। लेकिन कार्यक्रम का समय अब समाप्त होने की ओर था। मंच संचालक ने आगे बढ़कर माइक्रोफोन लिया और कहा, नीता कुमारी, तुमने आज हम सबके लिए एक मिसाल कायम की है। तुम्हारे सवालों ने ना सिर्फ हमें सोचने पर मजबूर किया, बल्कि एक नई प्रेरणा भी दी। अब हम इस सत्र को समाप्त करने की ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन नीता जैसे बच्चों की आवाज हमेशा हमारे साथ रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर खड़े होकर नीता की ओर देखा और एक गहरी मुस्कान के साथ कहा, नीता बेटी, तुमने आज जो सवाल पूछे वे सिर्फ सवाल नहीं थे, बल्कि एक नए भारत की नींव है। तुम जैसे नौजवान इस देश का भविष्य है। मैं तुमसे और यहां मौजूद हर बच्चे से कहना चाहता हूं, अपनी आवाज को कभी दबने मत देना। अपने सपनों को उड़ान देना और इस देश को ऐसा बनाना जहां हर इंसान का सम्मान हो, चाहे वह किसी भी समुदाय से हो। उनकी आवाज में एक गहरी प्रेरणा थी जो सभागार के हर कोने तक पहुंच रही थी। मोदी जी ने सभागार की ओर देखते हुए अपनी बात को अंतिम रूप दिया। मैं आज यहां से यह वादा करता हूं कि हमारी सरकार न सिर्फ नीता के सवालों को गंभीरता से लेगी, बल्कि समाज में समानता लाने के लिए और तेजी से काम करेगी। हम शिक्षा को और समावेशी बनाएंगे, हम समाज में जागरूकता फैलाएंगे और हम यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी बच्चा, कोई भी इंसान अपनी जाति या पृष्ठभूमि की वजह से पीछे ना रहे। लेकिन यह जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं, बल्कि आप सब की है। अपने घरों में, अपने स्कूलों में, अपने गांवों में इस बदलाव को आगे बढ़ाएं। उन्होंने नियत और कहा, नीता, तुमने आज मुझे गर्व महसूस कराया। तुम जैसे बच्चे इस देश की ताकत हैं। मैं चाहता हूं कि तुम जैसे लाखों बच्चे अपने सवालों को उठाते रहो, क्योंकि यही सवाल हमें बेहतर बनाएंगे। सभागार में तालियों का एक जोरदार तूफान उठा। लोग खड़े होकर नीता और प्रधानमंत्री दोनों की बातों की सराहना कर रहे थे। नीता ने मंच से नीचे उतरते हुए एक गहरी सांस ली। उसका चेहरा संतोष और गर्व से चमक रहा था। उसकी आंखों में एक नया आत्मविश्वास था, जैसे वह जानती हो कि उसकी आवाज ने न सिर्फ सभागार में बल्कि पूरे देश में एक बदलाव की शुरुआत कर दी है। जैसे ही नीता अपनी सीट की ओर बढ़ी, अन्य बच्चे उसके पास आए। कुछ ने उससे हाथ मिलाया, कुछ ने उसे गले लगाया। एक लड़के ने कहा, नीता, तुमने आज जो किया वह हम सबके लिए प्रेरणा है। मैं भी अब अपने गांव में ऐसी बातें उठाऊंगा। नीता ने मुस्कुराते हुए कहा, हे, सबको मिलकर यह करना होगा। अगर हम साथ आए तो कोई भी दूरी, कोई भी भेदभाव हमें रोक नहीं सकता।